नाम है इकिगामी। कहानी है जापान की, जहां सिटीजन पर नए तरह का और घातक अत्याचार हो रहा है। कई सालों से वहां एक कानून चला रहा है जिसका नाम है नेशनल प्रॉस्पेरिटी लॉ, और इस रूल के अनुसार सालाना हर 1000 सिटीजन में से एक सिटीजन का मरना जरूरी है। किन सिटीजन को मारना होगा ये एक लॉटरी सिस्टम डिसाइड करता है, और मरने से ठीक पहले एक दिन उनको नोटिस मिलता है कि बहन या भाई कल आप मर जाओगे। सरकार के अनुसार इस रूल से लोग लाइफ की वैल्यू को समझेंगे, और इस डर से कि वे कभी भी मर सकते हैं देश के लोग कम टाइम में ज्यादा मेहनत करेंगे, और इतना ही नहीं, मरने के डर से हर पल खुश रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन लॉटरी में सिलेक्ट हुए अनलकी विनर्स को कैसे मारा जाएगा, इसकी भी पूरी प्लानिंग सरकार ने की होती है। हर बच्चे को 10 साल की उम्र में एक केमिकल इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी बॉडी में एक स्पेशल चिप एम्बेडेड हो जाती है, और अगर मौत की लॉटरी में उसका नंबर आ गया तो ये चिप फट जाएगी और वे मर जाएंगे। सरकार का दावा है कि ये एक फास्ट, इफिशिएंट और पेनलेस डेथ है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि यसुके नाम का आदमी तेजी से भाग रहा है। वो टेंशन में है और बार बार टाइम को देख रहा होता है। लगता है वो बहुत ही जल्दी में है। फिर पता चलता है कि सरकार ने उसको मौत का नोटिस दे दिया है, और वो भी 23 घंटे पहले। मतलब उसके पास लाइफ का सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है, और वो ठीक रात 11 बजे मर जाएगा। और मरने से पहले वो एक जरूरी काम करना चाहता है, इसलिए वो बहुत तेजी से भाग रहा है। यसुके एक पब के अंदर जाकर एक आदमी को अटैक करता है। एक्चुअली हाई स्कूल में इस आदमी और इसके फ्रेंड्स ने मिलकर यसुके को बहुत ही परेशान किया था। एक बार उन लोगों ने यसुके को इतनी बुरी तरह से मारा था कि यसुके को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उन्होंने सिगरेट से यसुके का हाथ भी जला दिया था, और उसको रोज इंसल्ट भी करते थे। और लाइफ के इस आखिरी 1 घंटे में वो उनसे खूब बदला लेना चाहता है, पर उन्हें मारने से कुछ सेकंड्स पहले क्लॉक में 11 बजते हैं, और बेचारा यसुके अपनी आखिरी इच्छा पूरी किए बिना ही मर जाता है। अब अगले सीन में 2 नोटिफाइड्स को दिखाते हैं। नोटिफाइड्स का काम है कि मौत की लॉटरी में सिलेक्ट हुए लोगों को 24 घंटे से पहले नोटिस देना। सरकार इन नोटिफाइड्स को कई साल स्पेशल ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग पास करने के बाद ही उनको काम दिया जाता है। अब सरकार जानती है कि मौत की खबर देना इतना आसान काम नहीं है। इंस्ट्रक्टर नोटिफायर को चिप प्लेसमेंट की प्रोसेस एक्सप्लेन करता है, और ये भी बताता है कि इस रूल की वजह से जापान एक बेहतरीन देश बन गया है। जापान का क्राइम रेट 50% कम हो गया है, और देश की जीडीपी और उत्पादन कई गुना ज्यादा हो गई है। और सभी इंस्ट्रक्टर को ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी उठकर कहता है कि सर, ये रूल इसलिए बना है क्योंकि सरकार बेरहम है। इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि लोग रोज डर डर के जी रहे हैं और जिंदगी भर इसी डर में जिएंगे। तब कुछ गार्ड्स आकर उस आदमी को बाहर लेके जाते हैं और उसको पनिशमेंट के लिए भेज देते हैं। तब हमें बताया जाता है कि जो भी इस रूल के अगेंस्ट बोलता है उसको मौत की सजा दी जाती है। इंस्ट्रक्टर अपना लेक्चर जारी रखते हुए कहता है कि सिटीजन को उनकी मौत का नोटिस देने के बाद उन्हें एक पेपर दिया जाएगा जिसे इकिगामी कहते हैं। इकिगामी का मतलब है डेथ लेटर, और इसे यूज करके सिटीजन अपना आखिरी दिन किसी भी रेस्टोरेंट में फ्री खाना खा सकते हैं, ऊपर से कहीं भी फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मरने के बाद उनकी फैमिली को कंपनसेशन के तौर पर पैसे भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर मरने वाले का कोई क्राइम रिकॉर्ड हुआ तो उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। अब इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद इंस्ट्रक्टर नोटिफाइड से कहता है कि आप सब देश की सेवा कर रहे हैं, आपको अपने काम पर गर्व होना चाहिए। और फिर मूवी का हीरो फुजिमोटो भी ये लेक्चर सुन रहा होता है, और वो एक नया नोटिफायर है, और अपने जॉब के पहले दिन उसे तसुबासा नाम के आदमी को डेथ फाइल देनी होती है, जिसे अगले दिन मरने के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब तसुबासा एक टैलेंटेड स्ट्रीट म्यूजिशियन है जो हाल ही में अपने काम के लिए जाना जा रहा है। वो एक उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा होता है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि स्ट्रीट म्यूजिशियन ज्यादातर बड़े लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते। उसकी लाइफ में सिर्फ 2 इंसान हैं जो उसकी केयर करते हैं, एक उसकी माँ और दूसरा उसका फ्रेंड मोरियो। तसुबासा और मोरियो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ मिलकर स्ट्रीट म्यूजिक प्रोग्राम करते हैं। तसुबासा की माँ बूढ़ी है और तसुबासा उसका एक ही सहारा है। और जब फुजिमोटो तसुबासा के घर पहुंचता है तो उसकी माँ बताती है कि वो काम पर गया है, लेकिन तुम कौन हो बेटा? अब इस सवाल पर फुजिमोटो उसे इकिगामी पकड़ाता है और कहता है कि तसुबासा सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रहेगा। अब तसुबासा की माँ ये खबर सुन नहीं पाती और टूट कर रोने लगती है, और इसी मनुष्य घड़ी का डर उसको रोज खाया जा रहा था। अब वो फुजिमोटो के मुंह पर पानी फेंक कर कहती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। जब तसुबासा घर आता है तो उसकी माँ उसको इकिगामी देती है। अब वो मायूस होकर अपने बेड पर बैठ जाता है और इस छोटी सी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लग जाता है। सबसे पहले उसे अपने बेस्ट फ्रेंड मोरियो को चेहरा दिखता है। उसने कुछ ही घंटों पहले मोरियो का विश्वास तोड़ा था। एक्चुअली तसुबासा को एक रियलिटी शो प्रोड्यूसर ने एक ऑफर दिया था, लेकिन वो सिर्फ तसुबासा के साथ कांटेक्ट करना चाहता था। अब इतने साल तसुबासा और मोरियो साथ ही परफॉर्म करते रहे, लेकिन उस वक्त मोरियो के बारे में बिना सोचे तसुबासा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन मौत को करीब पाकर उसे लगता है कि उस स्टूपिड रियलिटी शो के बजाय उसे अपने फ्रेंड को चुनना चाहिए था। अब अगले दिन तसुबासा एक महंगे रेस्टोरेंट में जाता है और अपना इकिगामी देखकर वो बहुत ही स्पेशल और महंगे डिशेस को मंगाता है। फिर वो मोरियो के पास जाकर माफी मांगता है, पर मोरियो का गुस्सा अभी उतरा नहीं होता है और वो उठकर चला जाता है। अब तसुबासा रियलिटी शो के स्टूडियो में जाता है ताकि मरने से पहले वो कुछ तो नाम कमाए। अब वहाँ उसे एक नए पार्टनर के साथ गाने गाने को कहते हैं।
इसी बीच मोरे त्सुबासा की माँ से मिलता है जो उसको इकिगामी के बारे में बताती है और अब उसको बुरा लगता है कि उसने बुरे वक्त में त्सुबासा से मुंह मोड़ लिया। फिर वो तुरंत टीवी ऑन करके त्सुबासा का शो देखने लगता है। अब शो का डायरेक्टर त्सुबासा को नए पार्टनर के साथ गाने को कहता है, लेकिन त्सुबासा उसको अनसुनी करके सोलो गाने लगता है और इससे अपना आखिरी परफॉर्मेंस जानकर त्सुबासा अपने सारे इमोशन को गाने में एक्सप्रेस करता है और लोग उसके म्यूजिक को फील भी करने लगते हैं। और अपने इस आखिरी गाने में त्सुबासा अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ समा देता है। अब ठीक गाने के अंत में वो बेचारा मर भी जाता है। अब उसकी मां रोने लगती है और मोरियो भी अपने इमोशन को रोक नहीं पाता। शो देखकर फुजीमोटो की आंखें भी बाहर आ जाती हैं। अब ये गाना इंटरनेट पर खूब वायरल हो जाता है और लोग इसको देखकर बड़े शौक हो जाते हैं। काजुको नाम के एक पॉलिटिशियन त्सुबासा की मौत का फायदा उठाना चाहती है और इस बात को अपने इलेक्शन स्पीच में यूज करती है। अब तक की कहानी में मुझे इस पॉलिटिशियन की बात रियल और जानी पहचानी लगी। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फुजीमोटो को उसका अगला फाइल दिया जाता है। अब उसे नाओकी नाम के आदमी को मौत की खबर देनी होगी। वो नाओकी के घर जाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। कुछ देर बाद वो वापस जाने वाला होता है कि अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। नाओकी खुदकुशी करने वाला होता है। फुजीमोटो तुरंत दरवाजा तोड़कर ऐन वक्त पर नाओकी को बचा लेता है, लेकिन नाओकी इस बात से खुश नहीं होता और फुजीमोटो को मारने लग जाता है। तभी वहाँ अचानक पॉलिटिशियन काजुको आती है। ये और कोई नहीं, नाओकी की माँ है। तब फुजीमोटो उसको इकिगामी देता है। ये जानकर कि उसका बेटा कल मरने वाला है, वो बहुत ही रोती है और नाओकी को गले लगा लेती है। लेकिन दुख भरी इस घड़ी में भी उसके अंदर के पॉलिटिशियन छुपा नहीं रहता और कहती है कि तुम इस नेशनल प्रॉपर्टी लॉ के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने वाले हो। मेरे अगले इलेक्शन स्पीच का सेलिंग पॉइंट यही होगा। और नाओकी ये बात हमेशा से जानता था कि उसकी माँ बहुत ही सेल्फिश है, लेकिन इस वक्त उसका ये डायलॉग सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और गुस्से में सबको मारकर भगाता है। फुजीमोटो अपने ऑफिस लौट जाता है और इस घटना के बारे में अपने बॉस को बताता है। अब उसे सतोशी नाम के एक आदमी की फाइल दी जाती है। उसकी एक नेत्रहीन बहन है जिसका नाम साकुरा है। अब कुछ साल पहले उसके पेरेंट्स एक कार क्रैश में मर गए थे। इसी एक्सीडेंट में साकुरा देखने की शक्ति भी खो बैठी। अब पेरेंट्स के मरने के बाद दोनों न सिर्फ अकेले पड़ गए बल्कि उनको हमेशा पैसों की तंगी भी रहती थी। ऊपर से दोनों को अलग अलग रहना पड़ा क्योंकि तब साकुरा नाबालिग थी। उस दिन सतोशी साकुरा से मिलने जाता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ रह सकती हो, मुझे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई है। लेकिन साकुरा हाँ नहीं कहती क्योंकि वो जानती थी कि सतोशी गलत कामों से पैसे कमा रहा था। पर सतोशी उसे यकीन दिलाता है कि उसने बुरे धंधे छोड़ दिए हैं और अब वो अच्छा काम कर रहा है। अब साकुरा अपने भाई की बात मान लेती है। अब सतोशी एक गैंगस्टर के पास जाता है जो उसका बॉस है और ये बात उसने साकुरा से झूठ बोली थी ताकि वो उसके साथ आ जाए। अब वहाँ काजुको अपने बेटे की मौत के बारे में बता रही होती है। उसे लगता है कि लोगों को उससे हमदर्दी होगी और अगले इलेक्शन में सब उसको वोट देंगे। अब उसकी स्पीच को सुनकर नाओकी को बहुत गुस्सा आता है। बेचारे के लिए एक तरफ मौत का डर और दूसरी ओर सेल्फिश पॉलिटिशियन माँ। और इन सभी बातों को सोचकर नाओकी एक साइको बन जाता है और कमरे के बाहर उसके डैड उससे विनती करते हैं कि तुम्हारा आखिरी दिन तुम प्लीज मेरे साथ गुजारो। फिर कुछ देर उसके डैड अंदर जाकर देखते हैं तो नाओकी खिड़की से बाहर जा चुका होता है और अब नाओकी खून का प्यासा हो गया है और अपने पहले टारगेट की तलाश कर रहा है। तब उसे एक पॉलिटिशियन दिखता है। नाओकी उसको मार मार कर उसकी जान ले लेता है और उसकी गन लेकर भाग भी जाता है। फिर वो राह चलते लोगों को अंधाधुंध शूट करने लगता है। फुजीमोटो को वार्निंग दी जाती है कि वो सार तक रहे क्योंकि नाओकी उसको भी मार सकता है। अब अगली सुबह सतोशी अपने और अपनी बहन के रहने के लिए एक घर खरीदता है। वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और अपनी बहन को एक अच्छे कॉलेज भेजना चाहता है। तब फुजीमोटो घर का दरवाजा नॉक करता है, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ 24 घंटे जिंदा रहेगा और जब कोई नहीं आता तो वो अपना नंबर छोड़ देता है। और जब सतोशी घर लौटता है तो वो उस नंबर पर कॉल करता है और तब उसे कड़वे सच का पता चलता है और बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आना तोड़ देता है। एक नई और अच्छी जिंदगी के उसके सपने चूर चूर जाते हैं। फिर वो साकुरा से मिलता है लेकिन उसे ये बात नहीं बताता कि कुछ घंटों में मर जाएगा। वो साकुरा को अपनी आंखें डोनेट करने का फैसला करता है, लेकिन अगर साकुरा को पता चल गया कि उसका भाई मरने वाला है तो वो अपनी आंखों की सर्जरी कभी नहीं करवाएगी। और इस पर डॉक्टर्स भी प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे और अगले दिन सतोशी के मरने के 1 घंटे के बाद साकुरा की सर्जरी करेंगे। अब इस बीच फुजीमोटो को सतोशी के लोकेशन का पता चल जाता है और वो इकिगामी देने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन सतोशी और फुजीमोटो के बीच कुछ बातें साकुरा सुन लेती है, लेकिन सतोशी उससे झूठ कहता है कि फुजीमोटो मुझे नहीं किसी और सतोशी नाम के आदमी को नोटिस देने आया था। लेकिन साकुरा को शक होता है क्योंकि इकिगामी ने दिया हुआ डेथ टाइम और उसकी सर्जरी का टाइम मैच होता है। अब वो नहीं चाहती कि उसका भाई मरे, इसलिए वो कहती है कि कल सुबह 10 बजे के बाद ही वो अपनी सर्जरी करवाएगी। लेकिन सतोशी जानता है कि ये नामुमकिन है और जब साकुरा वहां नहीं होती तो वो फुजीमोटो से लड़ने लगता है कि तुम मेरी लाइफ को बर्बाद करने क्यों चलाए। फुजीमोटो बेचारा भाई बहन के प्यार को समझता है लेकिन वो सतोशी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। अब ऑफिस लौटते वक्त फुजीमोटो नाकोई को रेलवे स्टेशन में देखता है। नाकोई अपना हाथ छुपाता है और लगता है उसके पास गन भी है। अब इससे पहले कि नाकोई और लोगों को मार डाले, फुजीमोटो उसको रोकना चाहता है और उसको फॉलो करता है। अब वो एक इलेक्शन कैंपेन में पहुंचता है जहाँ काजुको अपनी लास्ट इलेक्शन स्पीच दे रही होती है। अब वो भीड़ के बीच अपने बेटे नाकोई को देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है
कि नाकोई कैंपेन में उसको सपोर्ट करने आया है। अब अपनी सेल्फिशनेस में वो लोगों से कहती है कि वो नाकोई को रास्ता दे दें, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कितनी बेवकूफ़ी कर रही है। लोगों के हट जाने से नाकोई को एकदम परफेक्ट शॉट मिलता है और फुजिमोटो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसको अलाउ नहीं करते और तभी अचानक नाकोई अपनी मां पर फायर करता है, पर बुलेट उसको मिस कर जाती है। अब वहां खलबली मच जाती है। नाकोई को शूट करने का दूसरा मौका मिलता है, लेकिन तब उसे एक बात याद आती है। जब वो 10 साल का था तो उसकी माँ ने उसे चिप वाला केमिकल इंजेक्शन लेने से रोका था और तब वो इस रूल के खिलाफ आवाज उठाती थी। लेकिन पॉलिटिशियन बनने के बाद उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग हो गया और वो इस बेरहम लॉ को सपोर्ट करने लगी और ये सब सोचकर वो गन नीचे रखता है, लेकिन उसी वक्त एक पुलिसमैन उसको शूट कर देता है और फिर उसके पिता उसको पकड़ने को दौड़ते हैं और अपने घायल बेटे को सीने से लगा लेते हैं। फुजिमोटो इस दृश्य को दूर से देख रहा होता है और उसके दिमाग में कई सारे इमोशन चल रहे होते हैं। अपनी इस नई नौकरी में उसने लोगों का इतना दुख देखा हुआ है कि उसे खुद से नफरत होने लगती है, लेकिन वो साकुरा की मदद करके अपने इन पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है तो वो बहुत ही खुश होती है कि ऑपरेशन के बाद वो अपने भाई को फिर से देख पाएगी। अब उसके जाते ही सतोशी एकदम से टूट जाता है और बेबस होकर रोने लगता है। उसको देखकर बाकी लोग भी दुखी होते हैं। अब अगले सीन में फुजिमोटो के हायर ऑफिशियल उस पर इल्जाम लगाते हैं कि सतोशी की पर्सनल बातों में उसकी मदद करके तुमने अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़े हैं और पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारी 1 साल की सैलरी और बोनस तुमसे छीन लिया जाएगा और फिर उसे रिट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। बाद में जब फुजिमोटो अपने डायरेक्ट बॉस से कहता है कि ये नेशनल प्रॉस्पेरिटी लॉ नहीं, एक बकवास लॉ है, इससे पहले कि वो इससे ज्यादा बुरा कह दे, उसका बॉस उसको रोक देता है क्योंकि इस कमरे को वॉच किया जा रहा होता है। बॉस कहता है कि मैं भी इस लॉ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन आवाज उठाने के लिए ये वक्त सही नहीं है। लोग ज्यादा दिन चुप नहीं रहेंगे, एक दिन वे इस लॉ का विरोध जरूर करेंगे और प्रोटेस्ट रैलीज निकालेंगे और तब सरकार को झुकना ही पड़ेगा और हजारों सिटीजन को बेवजह मारने के जुर्म में सरकार को सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मोरियो पहले की तरह स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा होता है और अपने फ्रेंड त्सुबासा की याद में गा रहा है। अब काजुको इलेक्शन हार चुकी होती है, लेकिन उसका पति उसे अब भी सपोर्ट करता है और दोनों फैसला करते हैं कि अगले इलेक्शन में काजुको का पति खड़ा होगा और इस प्रॉपर्टी लॉ को जड़ से निकाल फेंकेगा। अब साकुरा का ऑपरेशन सफल हो जाता है और वो फिर से देख सकती है। वो अपने भाई की सैक्रिफाइस को समझती है पर उसको बहुत ज्यादा मिस करती है और फिर वो उस नए घर में जाती है जो सतोशी ने उसके लिए खरीदा था। वहाँ सतोशी ने साकुरा के लिए गिफ्ट के तौर पर एक आईना रखा होता है और आईने के पीछे लिखा होता है कि साकुरा तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो और साकुरा की आंखें भर आती हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये बहुत ही सुंदर मूवी खत्म होती है।